हाय फ्रेंड, मैं रोशन झा फ्रॉम दिल्ली इंडिया। एंड जैसा कि आप जानते हो कि मैं जो भी वीडियो डालता हूँ यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे, वो सारे वीडियो का टॉपिक बेसिकली 3 टॉपिक्स ही होते हैं हमारे। फर्स्ट टॉपिक होता है हेल्थ एंड फिटनेस रिलेटेड, सेकंड टॉपिक होता है इंफॉर्मेशन से रिलेटेड और थर्ड टॉपिक होता है हमारा एंटरटेनमेंट से रिलेटेड। तो बेसिकली आज जो मैं जिस टॉपिक पे डिस्कस करने वाला हूँ वो इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है। और मैं आपको आज इंफॉर्मेशन दूंगा इंटरनेशनल एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेड के बारे में। इंटरनेशनल एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेड इज़ जस्ट लाइक इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन, यू कैन कॉल इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन। जैसे कि डोमेस्टिक ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है कि अगर कोई एक ओरिजिन से एक डेस्टिनेशन तक कोई भी आइटम को हमें भेजना है तो वहाँ पे हम एक ट्रक या एक ट्रॉली या एक किसी भी ट्रांसपोर्ट सर्विस का यूज़ करते हैं और वो ट्रक के द्वारा हमारा कार्गो आइटम एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। इसको ये डोमेस्टिक के अंदर होता है। लेकिन इंटरनेशनल में क्या होगा, ये ट्रक नहीं जाएगा या फिर ट्रॉली नहीं जाएगा। इंटरनेशनल में क्या होगा कि इंटरनेशनल 2 टाइप से होते हैं, या तो बाई ओशियन जाएगा, समुद्री रास्ते से जाएगा, जो हमारे 7 कॉन्टिनेंट हैं, 7 कॉन्टिनेंट हैं हमारे, महासागर हैं। उसी कॉन्टिनेंट के थ्रू बाई ओशियन जाएगा या फिर बाई एयर जाएगा। बाई ओशियन जाएगा तो वहाँ पे हम शिपिंग लाइंस का, बहुत सारे शिपिंग लाइंस है वर्ल्ड वाइड, मतलब इंडिया में भी है, अदर कंट्री में भी बहुत सारे शिपिंग लाइंस हैं। उसका कंटेनर यूज करेंगे हम। कंटेनर के थ्रू ये बाई रेल या बाई ट्रांसपोर्ट ओशियन टर्मिनल्स तक जाएगा। और उसके बाद टर्मिनल्स पे ये शिपिंग लाइंस के वेसल्स होते हैं, वेसल्स के ऊपर ये लोड होंगे कंटेनर्स। और उसके बाद बाई ओशियन जो भी शिपिंग लाइंस का वेसल्स का रूट होगा उसके थ्रू ये उस डेस्टिनेशन तक जाएगा आइटम एक्सपोर्टर का। सेम एज वाइस वर्सा इंपोर्ट्स में प्रोसेस होता है। तो ये हो गया। अगर इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन करना है, मतलब इंटरनेशनल एक्सपोर्ट करना है कोई भी चीज़, कोई भी आइटम कार्गो, तो हम 2 रास्ते यूज करेंगे। पहला बाई ओशियन या फिर दूसरा बाई एयर। अब सेकेंड पार्ट आता है बाई ओशियन करेंगे तो ये शिपिंग लाइंस के कंटेनर में स्टफिंग होके ये सामान हमारा डेस्टिनेशन तक जाएगा। बाई एयर करेंगे तो बहुत सारे वेरियस एयरलाइंस हैं, उस एयरलाइंस के एरोप्लेन में लोड होके एयरपोर्ट पे लोड होगा और फिर वो डेस्टिनेशन तक जाएगा। अब डिपेंड करता है कि इसमें क्या होता है कि अगर हम ओशियन को सिलेक्ट कर रहे हैं, पहले ओशियन पे आते हैं फिर एयर पे, नेक्स्ट वीडियो में हमारा एयर पे आएगा। ओशियन पे हमें किसी चीज़ को एक्सपोर्ट करना है बाई ओशियन, तो हमें सबसे पहले जो भी एक्सपोर्टर हैं होते हैं, इसमें बहुत सारे रोल अदा करते हैं। एक्सपोर्टर्स, कस्टम हाउस एजेंट्स और फ्रेट फॉरवर्डर्स, शिपिंग लाइंस। शिपिंग लाइंस का कंटेनर होता है। शिपिंग लाइंस बेसिकली मोस्ट शिपिंग लाइंस में आपको काउंट करा देता हूँ, जैसे MSC शिपिंग लाइन, सेफ मैरिन, मस्क लाइन, हैपेक्लॉयड, हैम्बर्ग सूड, CMA CGM, APL, ये सारे शिपिंग लाइंस हैं। उसके बाद दूसरा आ गया आपका फ्रेट फॉरवर्डर्स। फ्रेट फॉरवर्डर्स बहुत सारे कंपनियां होती हैं जो कि वर्ल्ड वाइड अपना मल्टीनेशनल कंपनियां होती है, जो वर्ल्ड वाइड अपना सबका ब्रांच होता है हर कंट्री में। और उसके बाद आ गया कस्टम हाउस एजेंट, CHA। तो कस्टम हाउस एजेंट का काम होता है कि जो भी एक्सपोर्टर का कार्गो है वो कस्टम में पेपर वर्क कराना, आपको कस्टम का जो भी कस्टम से क्लियर कराना, ओरिजिन पे और डेस्टिनेशन पे दोनों जगह कस्टम क्लियरेंस होते हैं। और फ्रेट फॉरवर्डर एज ए थर्ड पार्टी रोल अदा करता है। शिपिंग लाइन से कंटेनर डायरेक्ट फ्रेट फॉरवर्डर भी ले सकता है, डायरेक्ट एक्सपोर्टर भी ले सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि एक्सपोर्टर को सिर्फ एक्सपोर्ट करना है, उसको प्रॉपर नॉलेज नहीं होते हैं ये कस्टम क्लियरेंस का और ये सब प्रोसेस का। तो ये रोल थर्ड पार्टी, एज ए थर्ड पार्टी एक्सपोर्टर पे ये रोल प्ले करता है। अब यहाँ पे बेसिकली क्या है कि एक प्रोसेस बता देता हूँ मैं आपको कोई आइटम एक्सपोर्ट करना है। मान के चलो आपको ये मोबाइल है, ये मोबाइल आपको दुबई में एक्सपोर्ट करना है। तो सबसे पहले हम एक्सपोर्टर हैं,
हम ये मैन्युफैक्चरर हैं या फिर ट्रेडर हैं। एक्सपोर्टर भी दो तरह के होते हैं। पहला हो गया, या तो हम खुद का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं इस आइटम का, या फिर हम किसी से परचेज करके बायर को सेल कर रहे हैं, अदर कंट्री में बायर होगा उसको सेल कर रहे हैं। तो अगर हम मैन्युफैक्चरर हैं या फिर ट्रेडर हैं, बात एक फ्रेट फॉरवर्डर के लिए वो एक्सपोर्टर ही हुआ। तो सबसे पहले क्या करेगा, वो कुछ डॉक्यूमेंट्स होंगे जो, अब मैं आपको दो चीज़ें बता रहा था। एक तो होते हैं आपको एक्सपोर्टर, दो तरह के होते हैं, एक हो गया ट्रेडर, एक हो गया मैन्युफैक्चरर। उसके बाद हम एक्सपोर्टर से, हम जो फ्रेट फॉरवर्डर कंपनियां होती है वो एक्सपोर्टर से ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है उनको कि आपको जो आइटम भेजना है, ठीक है, तो उसके लिए हमें ये पेपर रिक्वायरमेंट होगा। वो क्या क्या पेपर रिक्वायरमेंट होता है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वैसे बेसिकली ये चीज़ रख लीजिए, कॉमर्शियल इनवाइस, पैकिंग लिस्ट, आपकी कंपनी की जीएसटी की कॉपी, केवाईसी की कॉपी, और आपकी कंपनी की एक्सपोर्टर इंपोर्टर कोड होता है आईईसी की कॉपी, आईईसी की कॉपी हो गया, कॉमर्शियल इनवाइस कॉपी हो गया, कॉमर्शियल पैकिंग लिस्ट हो गया, जो आइटम डिटेल आप भेज रहे हो उसकी पूरी वैल्यू होगी इनवाइस के अंदर, पैकिंग लिस्ट के अंदर प्रॉपर पैकिंग डिटेल होगी, और आपको अपने कंपनी का जीएसटी की कॉपी चाहिए होगा फर्स्ट टाइम में, केवाईसी की कॉपी चाहिए होगा, और बैंक से एक एडी कोड मिलता है, कॉपी लेटर, एडी कोड लेटर मिलता है, वो एडी कोड लेटर की कॉपी चाहिए होगा। और उसके बाद जो फ्रेट फॉरवर्डर होगा या कस्टम हाउस एजेंट होगा, वो शिपिंग बिल फाइल करवाएगा कस्टम में, फॉर कस्टम क्लियरेंस के लिए शिपिंग बिल फाइल होगा, चेक लिस्ट आएगी, ऑनलाइन शिपिंग बिल आइसगेट सॉफ्टवेयर, आइसगेट के ईडीआई सॉफ्टवेयर पे होता है, वो एज पर आपके इनवाइस और पैकिंग लिस्ट के बेस पे शिपिंग बिल फाइल होता है। शिपिंग बिल फाइल होगा, शिपिंग बिल नंबर आ जाएंगे आपके पास जनरेट होके। उसके बाद आपका गेट पास बनेगा। गेट पास बनने के बाद आप अपने कार्गो को, अपने आइटम को, पैकिंग जो आपने पैकिंग लिस्ट में मेंशन किया है उसके सेम टू सेम वैसे ही आप CFS वेयर हाउस या पोर्ट पे माल को भेजेंगे। बाकी जो कस्टम हाउस एजेंट हो या फिर फ्रेट फॉरवर्डर हो, वो आपके माल को गेट इन कराएगा CFS या वेयर हाउस में। गेट इन होने के बाद वो आपके शिपिंग लाइन कंटेनर में हम बुकिंग डालेंगे। बुकिंग डालने के बाद वो बुकिंग कॉपी आ जाएगी, जिस शिपिंग लाइन से हमारा रेट एग्रीड है, फ्रेट एग्रीड है, उस शिपिंग लाइन का उस डेस्टिनेशन के लिए बुकिंग डालेंगे। बुकिंग आ जाती है, उसके बाद फिर आपका कंटेनर स्टफिंग होगा, जॉब ऑर्डर बनेगा, प्रॉपर स्टफिंग होगा, स्टफिंग की प्लानिंग बनेगी। स्टफ होने के बाद सील लग के कंटेनर एक्सपोर्ट हो जाएगा। एक्सपोर्ट हो जाएगा बाय रेल। ये जितने भी पोर्ट हैं इंडिया में, बहुत सारे सी पोर्ट हैं। वैसे बेसिकली मैं आपको बता दूं, नावाशिबा में है, मुंबई में नावाशिबा पोर्ट है, जवाहरलाल टर्मिनल पोर्ट मुंबई में है, नावाशिबा में JNPT पोर्ट है, GTIL पोर्ट है, NSICT पोर्ट है। उसके बाद गुजरात में आपका मुंद्रा पोर्ट है, पिपावा पोर्ट है। वैसे ही बहुत सारे इंडिया में बहुत सारे हैं, मैं उसकी लिस्ट आपको चाहिए तो मेरे पास सारे पोर्ट की लिस्ट है। इंडिया में सी पोर्ट कितने हैं? पोर्ट दो तरह के होते हैं, सी पोर्ट और ड्राई पोर्ट। ड्राई पोर्ट्स वैसे पोर्ट होते हैं जिसके आसपास समुद्र ना हो, CFS हो, वेयर हाउस हो, वो वहाँ से बाय रेल या फिर बाय ट्रक वहाँ से कंटेनर में कार्गो स्टफ होके आपके सी पोर्ट तक जाएगा कार्गो। ड्राई पोर्ट भी बहुत सारे होते हैं, उसके भी लिस्ट है अपने पास। इंडिया में कितने, वर्ल्ड वाइड लिस्ट है अपने पास। आपको चाहिए होगा तो आप कमेंट्स में अपना कॉन्टैक्ट डिटेल शेयर कीजिएगा, हम आपको शेयर कर देंगे ड्राई पोर्ट लिस्ट और सी पोर्ट लिस्ट। उसके बाद वर्ल्ड वाइड जितने भी डेस्टिनेशन हैं जहाँ पे कोई भी आइटम कोई भेज सकता है, ये आपके दो तरह से जाएंगे। एक तो पोर्ट टू पोर्ट जाते हैं और एक पोर्ट टू डोर जाते हैं। तो आपको मैं डोर में तो आप अपना एड्रेस दोगे कंसाइनी का, तो उस एड्रेस तक ले जाने की जिम्मेवारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके फ्रेट फॉरवर्डर कंपनी की होगी, जिसके थ्रू आप बुकिंग ले रहे हो कि आपका माल यहाँ से पोर्ट टू पोर्ट शिपिंग लाइन लेके जाएगी, इंडियन पोर्ट से अदर डेस्टिनेशन पोर्ट तक, या किसी भी ओरिजिन पोर्ट से डेस्टिनेशन पोर्ट तक। और उसके बाद
डोर तक का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी फ्रेट फॉरवर्डिंग कंपनी प्ले करेगी, रोल प्ले करेगी कि वहाँ से बाई ट्रक कैसे ले जाना है। उसका एजेंट होता है, वो अपने एजेंट से कोऑर्डिनेट करके आपको वो कॉस्टिंग देगा, फिर आप एग्रीड करोगे तो आपको अपने एड्रेस तक जहाँ तक चाहिए वहाँ तक मिल जाएगा। या फिर आप पोर्ट टू पोर्ट ले लो और पोर्ट टू पोर्ट का क्लियर सब कुछ प्लानिंग कर लो और अपना डेस्टिनेशन पोर्ट से आपका जो एजेंट होगा वहाँ से खुद ले जाएगा अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी पर। तो सारे ओरिजिन्स पोर्ट, ड्राई पोर्ट, सी पोर्ट एंड डेस्टिनेशन की जितने भी पोर्ट हैं, सारे पोर्ट की लिस्ट आप चाहो तो हम आपको दे सकते हैं। ऑल 7 कंटिनेंट्स की लगभग बहुत सारी कंट्रियाँ हैं, मैं सारे का लिस्ट अभी यहाँ पे बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं आपको दे सकता हूँ। और उसके बाद आपका हो गया कस्टम क्लियरेंस। 2 पार्ट में होते हैं। फर्स्ट यहाँ पे ओरिजिन पे होता है, सेकंड वहाँ डेस्टिनेशन पे होता है। ओरिजिन पे कस्टम क्लियरेंस होगा, उसके बाद कंटेनर में माल आपका स्टफ होगा और उसके बाद बाई रोड या बाई ट्रेन ड्राई सी पोर्ट पे जाएगा। सी पोर्ट पे आपका वेसल पे, शिपिंग लाइन के वेसल पे, जिसका जो वेसल होगा वो अपने आप से, जिस लाइन से आपने बुकिंग नहीं रखा है वो लाइन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस वेसल पे लोड करना आपके कंटेनर को। तो और उसके बाद मैं कंटेनर के बारे में भी इंफॉर्मेशन देना चाहूँगा आपको कि कंटेनर्स बेसिकली इधर होते हैं यूज़ के, जो कॉमन यूज़ होता है 20 जीपी कंटेनर या 20 ड्राई स्टैंडर्ड कंटेनर, 40 जीपी कंटेनर या 40 हाई क्यू कंटेनर। तो और कंटेनर की पेलोड कैपेसिटी भी मैं आपको बता दूंगा आपको कि 20 फीट कंटेनर की पेलोड कैपेसिटी होती है 30,480, याद रखना 30,480 kg, जिसके अंदर कंटेनर का टेयर वेट भी इंक्लूड होता है। 20 फीट का बेसिकली टेयर वेट होता है 2180 से लेके 2280, 21 टन, 2100 टन, 2100 kg, 2180, 2200 kg, 2280, 2300 kg, मैक्सिमम 2300 kg तक होता है कंटेनर की 20 फीट की पेलोड टेयर वेट, खुद का टेयर वेट, कंटेनर का खुद का टेयर वेट, ठीक है। और वैसी 40 हाई क्यू की होती है 32,500, 32,500 kg ओवरऑल, मतलब कंटेनर वेट, कंटेनर टेयर वेट मतलब कंटेनर वेट और प्लस उसके अंदर जो आइटम स्टफ हुआ है दोनों मिला के 32,500 kg से ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर उससे ऊपर होगा 40 हाई क्यू में तो आपको ओवरवेट सरचार्ज शिपिंग लाइन अप्लाइड करेगी एज पर हिज टैरिफ। वैसे ही सेम 20 फीट कंटेनर में 30,480 कंटेनर के अंदर की कार्गो वेट प्लस कंटेनर का टेयर वेट इंक्लूड करके होता है, तो होना चाहिए। अगर उससे ऊपर आप स्टफ करोगे उसके अंदर कंटेनर के अंदर तो आपको ओवरवेट सरचार्ज लग सकता है शिपिंग लाइन एज पर शिपिंग लाइन टैरिफ। कंटेनर कितने तरह के हो गए? 20 जीपी जनरल पर्पस यूज या 20 ड्राई स्टैंडर्ड, इसको बोलते हैं 40 जीपी जनरल पर्पस यूज या 40 ड्राई स्टैंडर्ड और 40 हाई क्यू। और उसके बाद सम स्पेशल्स कंटेनर होते हैं जैसे रीफर कंटेनर, रीफर फ्रीज़र यूज़ किया जा रहा है इसमें। रीफर कंटेनर जैसे कि फूड प्रोडक्ट्स जो कि जिसको टेम्परेचर मेंटेन करके रखना पड़ता है, वैसे कंटेनर, वैसे प्रोडक्ट्स को ले जाने के लिए रीफर कंटेनर्स का यूज होता है, जिसके अंदर फ्रीजर लगे होते हैं और टेम्परेचर कंट्रोलर, ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम लगे होते हैं शिपिंग लाइन के थ्रू, तो वो आइटम रीफर कंटेनर के अंदर जाता है। और उसके बाद फ्लैट रैक कंटेनर होता है, एक आपको जैसे बहुत बड़ी मशीन है जो कंटेनर के साइज से ओवर साइज जा रहे हैं, तो उसके लिए आपको सिर्फ फ्लैट कंटेनर हो गए। उसके बाद आपको क्या नाम है, ब्रेक वाल कार्गो होता है जो टुकड़े टुकड़े में रख के हमें ले जाना है, तो उसके लिए सिर्फ फ्लैट मिलेगा, उसके ऊपर आप रख के ले सकते हो। उसके बाद बहुत सारे होते हैं इसके सो मनी टाइप से, वो हमारे पास है। सबका इनर डायमेंशन आउटर डायमेंशन किसके अंदर कितनी कैपेसिटी है, सारे कंटेनर की लिस्ट अपने पास है। आप चाहो तो हमसे कमेंट्स में अपना कॉन्टैक्ट डिटेल लिख के रिक्वेस्ट कर सकते हो, मैं आपको पर्सनली शेयर कर दूँगा। और उसके बाद ये प्रोसेस हो गया, कंटेनर बाई सी चला गया, फिर उस वेसल पे लोड हो गया और उसके बाद कंटेनर उस डेस्टिनेशन पे चला जाएगा। तो ये दोस्तों, ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऐसा ट्रेड है जो वर्ल्ड वाइड ग्लोबली है और ये हमारे इकोनॉमिक स्ट्रक्चर
इस पर डिपेंड करते हैं। तो ये ऐसा ट्रेड है कि ये कभी बंद नहीं हो सकता किसी भी देश में। हाँ, इसके प्रोसेस या तरीके, काम करने के तरीके टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, इसलिए इसमें लोगों को अपडेट रहना पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं कि ये कभी बंद हुआ। इस पर हमारी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर डिपेंड करता है, इंडिया की हो या अदर कंट्री की हो। हर कंट्री एक दूसरे के प्रति एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे निर्भर है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे निर्भर है। ठीक है, एक्सपोर्ट यानी एक्सपोर्ट, निर्यात, इंपोर्ट यानी आयात। बाकी चीज़ें अब इसमें क्या होता है, जैसे आप एक्सपोर्टर हो, एक्सपोर्टर को बेनिफिट्स भी बहुत सारी मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से, ड्रॉबैक रिटर्न मिलता है। जो आइटम भेज रहे हो वो अलग अलग आइटम पे अलग अलग ड्रॉबैक रिटर्न का ऑप्शन होता है। जीएसटी रिटर्न मिलता है आपको, जीएसटी क्लेम करोगे तो जीएसटी रिटर्न मिलेगा आपके शिपमेंट कंप्लीट हो जाने के बाद। फिर आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा फर्स्ट में, फिर जीएसटी रिफंड भी मिलता है, ड्रॉबैक रिफंड मिलता है। उसके बाद एक्सपोर्ट करने का ये इधर से फ़ायदा हुआ गवर्नमेंट की तरफ से। कोई चीज़ आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो गवर्नमेंट, जो इंडियन गवर्नमेंट है, हर गवर्नमेंट का अपना अपना टैरिफ होता है, वो उसको अपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट को प्रमोट करने के लिए ये रिफंड देती है। ड्रॉबैक क्लेम करते हैं लोग, जीएसटी क्लेम करते हैं तो वो मिलता है। उसके बाद आप अपने बाहर से अलग अलग पेमेंट टर्म्स होते हैं, एलसी टर्म्स होता है, लेटर ऑफ क्रेडिट और डीए डीपी, अलग अलग टर्म्स होते हैं। वो सारे टर्म्स का नॉलेज मैं आपको, आप चाहो तो मैं कमेंट्स में लिख के दे सकता हूँ। और जो इसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट में बहुत सारी प्रोसेस है दोस्तों, अगर आप सीखना चाहो ये बेसिकली बताया। वैसे अगर आपको कभी भी किसी भी प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना चाहते हो तो आप नीचे लिखे मेरे कमेंट्स पे, नीचे मेरे कमेंट्स में लिख सकते हो, मेरे से एडवाइस ले सकते हो। मैं आपको बेटर से बेटर रास्ता बताऊंगा जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले और ज़्यादा से ज़्यादा आपको बेनिफिट का क्लेम कर सकते हो। और जहाँ तक हो सकता है मैं हेल्प करूँगा आपकी। एक्चुअली मेरे फ्रेंड्स भी हैं और मैं भी इस स्टेट से बिलोंग करता हूँ। कस्टम क्लियरेंस, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ट्रांसपोर्टेशन, लोकल ट्रांसपोर्टेशन, इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन, वर्ल्ड वाइड हमारा अपना खुद का एजेंट है और हमने सबसे कोऑर्डिनेशन बना रहता है। तो मैं कहीं भी किसी भी कंट्री में हो, किसी भी डेस्टिनेशन में कुछ भी आपको एक्सपोर्ट करना हो या किसी भी डेस्टिनेशन से बाई सी या बाई एयर इंपोर्ट करना हो तो आप हमसे कमेंट्स में अपना डिटेल लिख के हमसे हेल्प ले सकते हो, या आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको कमेंट्स में मिल जाएंगे। और बाकी एक बार आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरा वीडियो अगर आपको मतलब अच्छा लगे या मेरे वीडियो से आपको कुछ भी नॉलेज मिला हो, कुछ भी इन्फॉर्मेशन लगा हो कि ये पॉजिटिव है, तो आप मुझे लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना यूट्यूब पे। और मेरे जितने भी सोशल मीडिया है, यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर, इस पर प्लीज़ मुझे फॉलो करना, प्लीज़। थैंक यू।